इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, हाल फिलहाल में 2-3 केस मेरे सामने ऐसे आए प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के, जिसमें बेचारा एक बोनाफाइड बायर, सच्चा सीधा बायर फंस गया उसमें। अब ये ट्रांजैक्शन क्या है, किस तरह की है, और बहुत सारे लोग इस ट्रांजैक्शन को कर लेते हैं खरीदार लालच में आके कि प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही है। तो उस ट्रांजैक्शन के बारे में आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और इसमें क्या कानूनी खतरे हैं। ट्रांजैक्शन कुछ इस प्रकार होती है कि मान लीजिए कोई सेलर है जिससे आप बायर है, मान लीजिए आपको कोई सेलर मिलता है कि भाई साहब मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको बेचना चाहता हूँ, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है वो प्रॉपर्टी उसको अलॉट हुई थी किसी अथॉरिटी के द्वारा। जैसे दिल्ली में डीडीए है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयपुर में अथॉरिटी होगी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जो अथॉरिटी मकान बनाती है, घर बनाती है, फ्लैट्स बनाती है, उनमें उनका ड्रॉ निकला होता है सेलर का। वो हो सकता है और भी अथॉरिटीज़ या कोई सरकारी विभाग या कोई संस्था के भी फ्लैट हो सकते हैं, जहां पे सेलर का ड्रॉ निकला होता है और उसको वो फ्लैट अलॉट हुआ होता है। अब वो सेलर जो है जिससे आप खरीदना चाहते हैं वो फ्लैट, वो उसका अलॉटी है, लेकिन अब वो आके आपको ये कहता है कि भाई साहब मैं ये जो फ्लैट मेरे नाम पे निकला हुआ है इस अथॉरिटी का, मैं इसका अलॉटी हूँ, कागज वागज दिखाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको आपको बेचना चाहता हूँ। क्यों बेचना चाहता हूँ, उसके वो कई कारण बताता है। कई बार वो कहते हैं कि भाई साहब जो रिमेनिंग डिमांड आ रखी है पेमेंट की, इस अथॉरिटी को देने हैं जो पैसे मुझे बकाया, वो पैसे मेरे पास है नहीं, उसकी व्यवस्था नहीं है, मेरे पैसे इधर उधर खर्च हो गए। कोई कहता है मुझे बैंक लोन मिल नहीं सकता, मेरा सिविल खराब है। कोई कहता है कि मैंने पहले ही बैंक लोन ले रखा है पर इस समय मुझे ये फ्लैट बेचना जरूरी है, मेरे घर में शादी आ गई है, या मुझे पैसों की आवश्यकता है, या मुझे और कोई प्रॉपर्टी लेनी है, या मुझे विदेश जाना है, व्हाटसोएवर द रीजन में भी ले दे के सेलर ये कहता है कि भाई साहब ये जिस फ्लैट का मैं अलॉटी हूँ, मुझे ये फ्लैट आपको बेचना है, और जब ये फ्लैट की रजिस्ट्री हो जाएगी तो आपको पता है कि उस फ्लैट की जो मार्केट वैल्यू है आज भी ज़्यादा है और रजिस्ट्री होने के बाद और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो एज ए बायर आप इस लालच में पड़ जाते हो कि ये एक मजबूरी में फंसा हुआ सेलर दिख रहा है जिसको पैसों की आवश्यकता है, तो अगर इस समय मैं पैसे दे के सौदा कर लेता हूँ, इससे डील कर लेता हूँ, एग्रीमेंट कर लेता हूँ प्रॉपर्टी खरीदने का, तो ये प्रॉपर्टी अगर मेरी होएगी तो मुझे इसमें मोटा मुनाफा होएगा, मुझे सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इस लालच में आके बायर क्या करता है, उस सेलर के साथ एक एग्रीमेंट टू सेल बना लेता है। उस एग्रीमेंट टू सेल में ये लिखते हैं आमतौर पर कि भाई सेलर इस फलाने घर का फ्लैट का अलॉटी है और इतनी डिमांड जा चुकी है, इतनी डिमांड जानी, इतनी पेमेंट जानी अभी पेंडिंग है, और ये जो अपना फ्लैट है ये इसको सेल कर रहा है, और जो रिमेनिंग पैसा है वो आप यानी बायर उसको पे करेंगे और वो जाके उस अथॉरिटी में जमा कराएगा, और उस अथॉरिटी में जमा करा के वहाँ से एनओसी लेने के बाद वो अथॉरिटी रजिस्ट्री उसके नाम पे ही कराएगी, सेलर के नाम पे, और जब उसके नाम पे सेल डीड हो जाएगी, कन्वेंस डीड या रजिस्ट्री हो जाएगी, तो उसके बाद फिर 1 महीने के अंदर अंदर या 15 दिन के अंदर अंदर फिर वो आपके नाम पे सेल डीड करवाएगा। इस तरह से ओनरशिप आपके नाम पे सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर होगी। पहले उस सेलर के नाम पे ट्रांसफर होगी, उस पैसे से जो पैसा आप उसे देंगे एज एन एडवांस मनी, एज ए टोकन मनी, फिर वो पैसा अथॉरिटी में जाएगा, फिर उसके नाम पे रजिस्ट्री होगी, फिर आपके नाम पे रजिस्ट्री होगी। इस तरह का एग्रीमेंट बना लेते हैं। अब मैंने हाल फिलहाल में देखा है कि जो भी इस तरह की ट्रांजैक्शन 2-3 हुई, जो मेरे सामने केस आए, उसमें जो सेलर है जिसने इस तरह का सौदा किया और एडवांस पैसे बायर से ले लिए, अथॉरिटी में जमा भी कर दिए और रजिस्ट्री भी अपने नाम पे करा ली। अब रजिस्ट्री अपने नाम पे कराने के बाद वो कहते हैं कि भाई साहब मेरा कोई विचार नहीं इसे बेचने का। क्यों नहीं है विचार? कारण सिंपल है, आपने जो सौदा उससे उस समय किया था उसमें उसने मजबूरी में किया था उस समय आपके साथ, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे देने के लिए किसी भी कारणवश से, या हो सकता है उसके मन में कोई धोखाधड़ी करने का उद्देश्य, आपको बेवकूफ़ बनाने का पर्पज़, उसके माइंड में चीटिंग का इंटेंशन शुरू से ही रहा हो, जिसके जाल में आप फंस गए।
अब सेल डीड जब उसके नाम पे हो गई, वो कहते हैं कि भाई साहब मैं तो आपको आपके नाम पे रजिस्ट्री नहीं कराऊंगा। अब क्या बचा आपके पास कानूनी रूप से? आपके पास बचा एक सेल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू सेल, जिसमें ऐसा लिख रखा था कि भाई वो रजिस्ट्री कराने के बाद आपके नाम पे रजिस्ट्री कराएगा, और जो रिमेनिंग पैसा थोड़ा बहुत आपने उसका रोक रखा होगा वो आप उसको पे करने के लिए तैयार हो, आज भी तैयार हो देने के लिए, पर वो लेने के लिए तैयार नहीं है। तो कानूनन रूप से जब आप किसी वकील के पास जाएंगे तो वो बोलेगा कि सर देखिए इसमें हम सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा डाल देते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आता है कि भाई ये इस एग्रीमेंट का जो अपना प्रॉमिस है वो पूरा नहीं कर रहा है, हम तो अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए तैयार थे। तो जब इस तरह का मुकदमा हम कोर्ट में डालेंगे उस सेलर के खिलाफ, तो यहाँ से फंसना शुरू होता है कानूनी पेच। और वो कानूनी पेच में पहली बात ये आती है कि जो एग्रीमेंट आपने बनाया था उस सेलर के साथ, जिसपे सेलर ने साइन किया, आपने साइन किए, गवाहों ने साइन किए, तो क्या उस समय वो सेलर उस एग्रीमेंट को बनाने के लिए कानूनी रूप से अथोराइज्ड भी था या नहीं था? क्या उसकी लीगल कैपेसिटी थी कि वो बिना उस अथॉरिटी की परमिशन के, जिस अथॉरिटी के वो फ्लैट है और जिसने उसे अलॉटी बनाया है, बिना उसकी कंसेंट के, बिना उसकी परमिशन के, बिना उससे कोई भी एनओसी लिए, बिना उसको पार्टी बनाए, बिना उसको इंटीमेट किए आपके साथ ऐसा एग्रीमेंट कर दे? क्योंकि वो सिर्फ एक अलॉटी था। अलॉटी होने में और ओनर होने में प्रॉपर्टी के अंतर होता है। अगर कोई सेलर किसी प्रॉपर्टी का अलॉटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओनर हो गया उस प्रॉपर्टी का। उसके सिर्फ एज एन अलॉटी सर्टेन राइट्स हैं विच आर लिमिटेड, और उस अथॉरिटी ने, जिसके भी वो फ्लैट थे, जिसने उसे अलॉटी बनाया, तो जो उसको अलॉटमेंट लेटर दिया होगा या उसके साथ जो उस अथॉरिटी ने अपना जो कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया होगा, उसमें हजारों शर्तें लिखी होंगी। उस हजारों शर्तों में से एक शर्त ये भी होगी कि भाई आप इस फ्लैट को बिना हमारी परमिशन के ट्रांसफर नहीं कर सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, मॉर्गेज नहीं कर सकते। तब तक तो कर ही नहीं सकते जब तक कि टाइटल आपके नाम पे ट्रांसफर ना हुआ हो, यानी सेलर के नाम पे। यानी कि जब तक उस अथॉरिटी ने रजिस्ट्री, एब्सोल्यूट टाइटल, ओनरशिप सेलर के फेवर में कन्फर नहीं की, उसके फेवर में नहीं दी, तब तक क्या उसको ये राइट था कि वो सिर्फ एज एन अलॉटी कुछ पैसे दे के आपके साथ ही एग्रीमेंट कर ले और फिर आपसे पैसे ले ले, और आपने उसके अकाउंट में पैसे दे दिए और वो पैसे जाके उसने अथॉरिटी को दे दिए? क्योंकि डायरेक्ट आप अथॉरिटी को दोगे तो अथॉरिटी आपसे लेगी ही नहीं, क्योंकि यू आर ए स्ट्रेंजर टू दैट अथॉरिटी। अथॉरिटी तो आपको जानती ही नहीं है, उसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, ना आप अलॉटी हो, ना आपका कोई एग्रीमेंट है उस अथॉरिटी के साथ, तो अथॉरिटी तो आपसे पेमेंट लेगी नहीं। तो इस तरह की ट्रांजैक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन लीगली अराइज हो जाता है कि क्या ये जो एग्रीमेंट टू सेल है, इज दिस लीगली वैलिड इन व्यू ऑफ द एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बिटवीन द अथॉरिटी एंड द सेलर? तो सेलर और अथॉरिटी के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे, उसके हिसाब से ये जो एग्रीमेंट की लीगल वैलिडिटी थी, यही खतरे में पड़ जाती है। तो पहला एक बड़ा ब्लैक स्पॉट, धब्बा, क्वेश्चन मार्क आपके केस पे यही लग गया है कि ये जो एग्रीमेंट है ये इनवैलिड है। सेलर की कोई कैपेसिटी, पावर थी ही नहीं कि वो इस फ्लैट को बेचने का इस प्रकार का एग्रीमेंट आपसे करते, वो भी विदाउट अथॉरिटी की एनओसी, परमिशन, कंसेंट के बिना, बिना कोई ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट बनाए, यानी जिसमें 3 पक्षीय पार्टियां होनी चाहिए थी, अथॉरिटी, आप और सेलर। अथॉरिटी, बायर एंड सेलर तीनों मिलके साइन करके ऐसा कोई एग्रीमेंट बनाते तब तो ठीक है। और ट्रांसफर चार्ज, अगर कोई अलॉटमेंट ट्रांसफर चार्ज अथॉरिटी ले रही है और ऐसा कोई प्रोविजन है, तो सेलर वहां जाता, आप वहां जाते, कंसर्न ऑफिसर से मिलते, वो कहता जी मेरे को ये फ्लैट ट्रांसफर करना है, मेरा अलॉटमेंट ट्रांसफर कर दीजिए। उनका कोई प्रोसीजर होता, उनकी कोई फीस होती, उसे आप दोनों पार्टीज फॉलो करते, फिर लीगली वही अथॉरिटी अलॉटमेंट उसका कैंसिल करती या उसका एंडोर्समेंट करती आपके फेवर में, और फिर आप एक रिवाइज्ड या न्यू अलॉटी बन जाते। ये तो एक लीगल प्रोसेस था, पर ये तो आपने फॉलो किया नहीं। अब वैलिडिटी जो एग्रीमेंट की थी उसी पे क्वेश्चन मार्क लग गया। अब सवाल ये उठता है कि आपको ये लगेगा कोर्ट में कि भाई प्रॉपर्टी तो मिल ही नहीं रही है, क्योंकि सेल डीड तो आज हुई है उसके फेवर में,
और एग्रीमेंट जो पहले बना रखा था उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया है कि ये लीगली वैलिड ही नहीं है एग्रीमेंट, तो क्योंकि इसको कैपेसिटी नहीं थी, पावर ही नहीं थी एग्रीमेंट करने की। तो आप कोर्ट को यही रिक्वेस्ट करोगे कि जनाब मेरे जो पैसे हैं वो वापस दिलवा दें, विद इंटरेस्ट दिलवा दें, विद कंपनसेशन दिलवा दें, मेरे को इतने का लॉस हो गया। तो ले दे के अब कहानी ये बच गई कि भाई प्रॉपर्टी से जो आप फ़ायदा उठाने की सोच रहे थे वो कहानी पे तो पानी फिर गया, क्योंकि वो तो आप एक ईमानदारी पे चल रहे थे, उसकी म्यूचुअल ट्रस्ट पे चल रहे थे कि वो ऐसा कर देगा। तो उसके मन में अगर बेईमानी आ गई सेलर के मन में, तो आप लीगली इस केस को जीत पाओगे, इस चीज़ की संभावनाएं बहुत कम है। बाकी केस टू केस फैक्ट्स पे चीज़ें डिफर कर जाती हैं। तो आपका सिविल रिकवरी का केस बच गया कि भाई कोर्ट से आप बोलेगे जी मेरे पैसे मुझे रिटर्न करा दो विद इंटरेस्ट, तो वो तो ठीक है, आपने जो ट्रांजैक्शन उसके साथ कर रखी है, अगर आपने बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर रखी है तो आप थोड़ा सेफ हो सिविल रिकवरी के मामले में, उसमें आप केस जीत ही जाओगे जहां तक केस जीतने का सवाल है, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट एविडेंस है कि आपने ये उसको पैसे दिए थे और वो पैसों का काम उसने किस पर्पज से लिए वो भी स्पेसिफाइड है, भले ही प्रॉपर्टी आपको ना मिल पाए। तो ये केस तो आप जीत ही जाओगे, आपके पैसे का ऑर्डर डिक्री आपके फेवर में आ जाएगा कि पैसे रिटर्न करे सेलर, विद इंटरेस्ट करे, और क्या पता कुछ कंपनसेशन डैमेज भी अगर आप कोर्ट को प्रूव कर पाओगे कि एक्चुअल में आपका क्या डैमेज या लॉस हो गया, हवा ही नहीं, तो वो डैमेज या लॉस अपना कोर्ट को प्रूव कर पाओ विद एविडेंस, तो वो पैसे आपको मिल सकते हैं। लेकिन वो पैसे जो ऑर्डर आपको मिल जाएगा, जो डिक्री आपको मिल जाएगी, जिसको मिलने में ही शायद आपको 3, 4, 5 साल तो ऐसे ही लग जाएंगे, उसके बाद फिर आप उसे लेके घूमते रहना, क्योंकि फिर वो सेलर बोलेगा कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, फिर आप एग्जीक्यूशन का केस डालोगे उसके ऊपर, फिर उसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट होएगी नहीं होएगी, उसके पास पैसे होएंगे नहीं होएंगे, तो समझ लो आपने अपनी जवानी या बुढ़ापे के 7-8 साल इस चक्कर में कर दिए बर्बाद। और फिर उसके बाद जो पैसे मिले हैं वो मिल जाए तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करना। तो मेरे भाई ऐसी रिस्की ट्रांजैक्शन करने से बचो। सस्ती प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी हर आदमी चाहता है, मैं भी चाहता हूँ और सड़क पे चलता हूँ हर आदमी चाहता है, परंतु आप जुआ मत खेलिए। ये एक जुआरी जैसे काम है, आप एक जुआ खेल रहे हो। अब जुए में तो ऐसा ही होता है कि भाई या तो आपका जैकपॉट लग जाएगा या फिर आप बर्बाद हो जाओगे। तो अगर आप जुआरी हैं तो ठीक है, फिर करिए ऐसी ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है और एक एक रुपया इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ी सी महंगी प्रॉपर्टी खरीद लेना ज़्यादा समझदारी है। लेकिन उसमें कोई लीगल डिस्प्यूट, लीगल फ्लॉ, लीगल कमी और सब चीज़ें अगर स्ट्रॉन्ग है तो ज़रा सा प्राइस दे के वो प्रॉपर्टी ले लेना बेहतर है, बजाय कि सस्ते के चक्कर में ऐसी प्रॉपर्टी पे हाथ धर देना जो कि मिलेगी कि पता नहीं मिलेगी, और आप भी पछताओगे बाद में और घर वाले तो गाली देंगे ही देंगे।